आज हम 2014 की एल्गोरिदम नाम की हैकिंग थीम पर आधारित मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे हैकर की जो अपने मजे के लिए छोटे मोटे हैकिंग करता था, लेकिन हैकिंग करते करते एक दिन गवर्नमेंट का एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम उसके हाथ लग जाता है, जो उसकी जिंदगी में एक बड़ा मुसीबत खड़ा कर देता है। लेकिन उसे आखिर ऐसा क्या मिला था और कैसे वह उस खतरे से बच निकलता है, जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीसीटीवी फुटेज से, जहां दो एजेंट वॉलिस और पीटरसन एक व्यक्ति से पूछताछ कर रहे होते हैं। वह एक हैकर है और उस पर आरोप है कि उसने गवर्नमेंट की एक सीक्रेट सिस्टम हैक करके गोपनीय जानकारी चुराने की कोशिश की है। वो दोनों बार बार उससे पूछते हैं, लेकिन वह लगातार कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद कहानी हमें 1 महीने पहले के फ्लैशबैक में ले जाती है। यहाँ हम बिल नाम की एक बंदे को देखते हैं जो अपने मजे के लिए छोटे मोटे हैकिंग करता है। उसका मानना था कि इंटरनेट पर मौजूद हर जानकारी सबके लिए फ्री होनी चाहिए। इसी वजह से वह अक्सर अलग अलग सिस्टम हैक करता रहता था और वाईफाई हैक करना, फोन कंपनी के सर्वर से अनलिमिटेड ऑफर निकालना, ये सब उसके लिए आम बात थी। लेकिन इसके अलावा वह प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह कॉन्ट्रैक्ट लेकर भी हैकिंग का काम करता था। अब एक दिन उसके पास गॉर्डन नाम का एक बिजनेसमैन आता है। उसे शक था कि उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है। गॉर्डन चाहता था कि विल उसके घर के सिस्टम को हैक करके उसकी वाइफ के फोन और लैपटॉप से सारे जरूरी डेटा निकाले, और इस काम के लिए वो उसे मोटी रकम देने का वादा करता है। इसके बाद विल काम शुरू कर देता है। वो गॉर्डन के घर के सिस्टम में घुसने के लिए पहले उस घर की इलेक्ट्रॉनिक लाइन में एक हैकिंग डिवाइस फिट करने का फैसला करता है। लेकिन ऐसी डिवाइस बनाने की तकनीक उसके पास नहीं थी, इसलिए वो अपनी दोस्त बिचान के पास जाता है, जो एक टैलेंटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। बिचान हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मैनिपुलेट करने और उसके हिसाब से हैकिंग डिवाइस बनाने में माहिर थी। विल उसे एक ऐसा डिवाइस बनाने के लिए कहता है जो घर की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक कर सके, और विल डिवाइस को ऐसे डिजाइन करने के लिए कहता है ताकि सारा इंफॉर्मेशन रैम में रहे, क्योंकि रैम में डेटा टेम्पररीली स्टोर होता है और सिस्टम रीबूट के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद बिचन डिवाइस बनाकर विल को दे देती है। उसके बाद विल गॉर्डन के घर जाकर उस डिवाइस को चुपके से नेटवर्क सिस्टम में फिट कर देता है। सबसे आसान तरीका होता है टीवी के कनेक्शन का हैक करना, क्योंकि आजकल टीवी वाईफाई से जुड़ा होता है और उसी वाईफाई नेटवर्क पर घर के सारे डिवाइस चलते हैं। अगर वो टीवी को हैक कर ले तो पूरा नेटवर्क हैक हो सकता है। विल के मुताबिक ऐसा करने के सबसे सही समय रात के 3 से 5 बजे का होता है, जब सब लोग सो रहे होते हैं। इस दौरान नेटवर्क रिबूट किया जा सकता है। रिबूट के 1 मिनट तक फायरवॉल काम नहीं करता, क्योंकि रिबूट के सबसे आखिर में फायरवॉल लोड होता है और यही 1 मिनट सिस्टम को हैक करने के लिए काफी होता है। अब डिवाइस फिट करने के बाद विल लाइब्रेरी में बैठकर सिस्टम को हैक करना शुरू करता है। वो गॉर्डन की वाइफ की कंप्यूटर और सभी डिवाइस तक पहुंच जाता है। इसी दौरान वो गॉर्डन की वाइफ की मेल बॉक्स में सैम नोबैक नाम के एक आदमी की ईमेल देखता है। हैरानी की बात यह थी कि उसी कंप्यूटर से सैम को जवाबी ईमेल भी भेजे गए थे। इसके बाद विल अपने दोस्तों से एक कैफे में मिलता है। वहां बिचन और उसके 3 और दोस्त मौजूद थे। विल उनसे पूछता है कि इमरजेंसी के बारे में कुछ जानते हो? तब वह लोग कहते हैं कि इमरजेंसी यूएस गवर्नमेंट का एक बेहद सीक्रेट और पावरफुल संगठन है, जो एनएसए के अधीन काम करता है और जिसके पास पूरे अमेरिका के लोगों का डाटा मौजूद है। यह सुनकर विल उस वक्त चुप रहता है, लेकिन बाद में अपनी दोस्त सोफिया को बताता है कि उसने इमरजेंसी के सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सैम नोबैक का पर्सनल नेटवर्क हैक कर लिया है। मतलब गॉर्डन की वाइफ को मेल भेजने वाला आदमी कोई आम शख्स नहीं, बल्कि सरकार का बड़ा अधिकारी है। यह सुनकर सोफिया बहुत डर जाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है, क्योंकि विल ने हैकिंग के लिए उस कैफे का वाईफाई इस्तेमाल किया था और इमरजेंसी जैसी एजेंसी के पास इतना बड़ा डेटा सिस्टम है कि वे तुरंत हैक को ट्रेस कर सकते हैं। इससे उसकी जान पर भी बन सकती थी। खैर, अब इसके बावजूद विल अपने घर पर सैम का नेटवर्क एक्सेस करके इमरजेंसी के सर्वर में घुस जाता है और वहां से वो ढेर सारे सीक्रेट प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है। उनमें से कई तो वो समझ भी लेता है, लेकिन शेपर्ड नाम का एक प्रोग्राम जो लिनक्स के ऊपर बना था उसकी समझ से बाहर था। इसलिए विल वह प्रोग्राम समझने के लिए उसे अपने एक्सपर्ट दोस्त हैश के पास जाता है। हैश जब पहली बार इमरजेंसी के सर्वर्स को हैक करने की बात सुनता है तो काफी हैरान रह जाता है। इसके बाद वो शेपर्ड प्रोग्राम को देखने लगता है और विल से इसके बारे में डिटेल में पूछताछ करता है। हैश बताता है कि यह प्रोग्राम एक एसएसएच टनल क्रिएट कर रहा है और किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन उसके लिए एक लॉगिन पासवर्ड की जरूरत है और पासवर्ड डालने का मौका सिर्फ 3 बार मिलेगा। जो लोग लिनक्स से परिचित हैं वो लोग जानते होंगे कि एसएस टनल एक ऐसा सिस्टम है जहां प्रोग्राम किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट होकर खुद को एन्क्रिप्ट कर लेता है। इसका मतलब यह है कि उसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह था कि शेपर्ड जिस सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है उसमें आखिर है क्या। यह जानने के लिए उस सर्वर तक पहुंचना जरूरी था। फिर विल को एहसास होता है कि ऐसा काम किसी पब्लिक प्लेस में करना खतरनाक होगा, इसलिए वह हैश को अलविदा कहकर एक ऐसी जगह चला जाता है जहां से कोई भी रेडियो सिग्नल बाहर नहीं जा सकता। इसलिए वो एक कमरे में जाता है और वो सारी दीवारों को एल्यूमिनियम फॉयल से ढक देता है ताकि कोई भी रेडियो सिग्नल बाहर न निकल पाए। इस तरह सिग्नल ट्रैप सेट करने के बाद वे फिर से लैपटॉप खोलकर शेफर्ड प्रोग्राम को समझने की कोशिश करने लगता है, लेकिन प्रोग्राम इतनी जटिल भाषा में लिखा था कि उसका लैपटॉप इसे पढ़ ही नहीं पा रहा था। इसे समझने के लिए कार्टेशियन लॉजिक नामक एक स्पेशल मेथड का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन जिसमें कम से कम 1 हफ्ता लग सकता था। अब अगर तेजी से प्रोग्राम को खोलना है तो उसके किसी एक हिस्से को टारगेट करना जरूरी था और इसके लिए सबसे पहले उस सर्वर का आईपी एड्रेस जानना होगा जिससे शेपर्ड कनेक्ट होना चाहता है। उसी वक्त जब विल उस कमरे में था, इधर कुछ लोग हैश को पकड़कर ले जाते हैं। उस पर इल्जाम यह था कि उसने गवर्नमेंट सर्वर में घुसपैठ की है, यानी कैफे में वाईफाई इस्तेमाल करके विल ने जो शेपर्ड प्रोग्राम को एक्सेस किया था उसका सारा इल्जाम हैश के ऊपर डाल दिया जाता है। उधर जब विल सड़क पर निकलता है तो देखता है कि उसके अपने घर से धुआं उठ रहा है। पास जाकर पता चलता है कि सचमुच उसका कमरा जल रहा है, यानी अब इमरजेंसी के लोग भी उसके पीछे लग चुके हैं। डर के मारे वो वापस उसी कैफेटेरिया में पहुंचता है। वहां सोफिया उस पर काफी गुस्सा करती है। वो कहती है कि हैश की गिरफ्तारी के लिए तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि उसने शुरुआत में ही इमरजेंसी से पंगा न लेने की सलाह दी थी। लेकिन विल ने उसकी एक न सुनी और गुस्से में वह वहां से चली जाती है और विल फिर वहां पर अकेला रह जाता है। अब उसका आखिरी सहारा था बिचन। वो उसके पास जाता है। रात वहीं बिताने के बाद सुबह वो बिचन से बात करता है। बातचीत के दौरान उसे आइडिया आता है कि गॉर्डन के घर में जो हैकिंग डिवाइस लगाई गई थी उसी तरह का एक और डिवाइस लगाकर इमरजेंसी के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। अगर यह डिवाइस किसी और के घर में फिट कर दिया जाए और उस कनेक्शन से शेपर्ड को एक्सेस करने की कोशिश की जाए तो इमरजेंसी वाले तुरंत वहां पहुंचेंगे और इस दौरान वह दोनों उन पर नजर रखकर कोई सुराग निकाल सकते हैं। शुरू में बिचन इस प्लान को मानने से हिचकिचाती है, लेकिन विल की गुजारिश करने पर आखिर मान जाती है। खैर, अब इसके बाद विल रॉबर्ट नामक एक आदमी के घर जाकर डिवाइस फिट कर देता है और उसका वाईफाई हैक करता है। फिर उसी नेटवर्क से शेपर्ड को ऑनलाइन कर देता है और बिचन के साथ दूर बैठकर घर पर नजर रखता है। कुछ ही देर बाद वे दोनों देखते हैं कि कुछ लोग गाड़ी से आते हैं और रॉबर्ट को जबरदस्ती खींच कर ले जा रहे हैं। वो दोनों चुपके से कैमरे में उस गाड़ी की लाइसेंस प्लेट की तस्वीर लेने की कोशिश करते हैं और किसी तरह उसकी फोटो खींच भी लेते हैं। फिर दोनों लाइसेंस प्लेट की मदद से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वह लोग आखिर कौन है, लेकिन गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर नकली था, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर विल रॉबर्ट के घर में लगाए हुए डिवाइस से मेमोरी कार्ड निकालकर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है। फिर टॉर नेटवर्क की मदद से उस सर्वर का आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश करता है। टॉर नेटवर्क का इस्तेमाल करने पर कोई भी यह ट्रैक नहीं कर सकता कि किस वाईफाई से लॉगिन किया गया है, बिल्कुल वीपीएन की तरह। लेकिन यह वीपीएन से अलग है। वीपीएन में आपका ट्रैफिक सिंगल सेंट्रलाइज्ड सर्वर से गुजरता है, जबकि टॉर नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी लेवल रूटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो आपके ट्रैफिक को कई वॉलंटियर्स द्वारा संचालित रिले के माध्यम से मूव करता है। फिर विल को एक आईपी एड्रेस मिलता है, लेकिन सिर्फ उस आईपी एड्रेस से शेपर्ड तक पहुंचना संभव नहीं था। असल आईपी एड्रेस के लिए उसे कई सर्वरों से होकर गुजरना पड़ेगा, इसलिए वह पोर्ट नॉकिंग नाम की एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल करता है और एक एक करके वह सभी आईपी सर्वर्स को कनेक्ट करता है। फिर काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे असली आईपी एड्रेस मिल जाता है, यानी शेफर्ड जिस सर्वर से जुड़ना चाहता है उसका पता चल जाता है। लेकिन उस सर्वर में घुसने के लिए अभी भी पासवर्ड की जरूरत थी। इसके लिए विल अपने एक और हैकर दोस्त डेसिमेट के पास जाता है। कैफे में जब उसने शेपर्ड का जिक्र किया था तो डेसिमेट का रिएक्शन काफी अजीब था। जब विल उसके घर पहुंचता है तो डेसिमेट पहले उसे अंदर आने ही नहीं देता, लेकिन जब विल बताता है कि उसने शेपर्ड का आईपी एड्रेस ढूंढ लिया है तो वो विल को हैरान कर देने वाली बात बताता है। डेसिमेट कहता है कि मुझे आईपी एड्रेस पहले से ही पता था, जिसे विल ने बड़ी मुश्किल से खोजा था।
अब यह सुनकर विल हैरान रह जाता है और वो डेसिमेट से पूछता है, तुम्हें आखिर यह आईपी एड्रेस कैसे मिला? जवाब में डेसिमेट बताता है कि वह सिर्फ हैकर ही नहीं बल्कि सरकारी एजेंसी और मल्टीनेशनल कंपनी का भी हिस्सा है। वह उन लोगों के लिए काम करता है, इसलिए उसके लिए यह आईपी एड्रेस जानना कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ तक कि उसे पासवर्ड भी पता था। यह सुनकर विल उसे पासवर्ड मांगता है। तब उसने कहा कि यह शेपर्ड नाम का एक प्रोग्राम है जिसके बारे में अगर दुनिया को पता चल जाए तो बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन जब विल बार बार पासवर्ड मांगने लगा तो डेसिमेट ने आखिरकार पासवर्ड दे दिया। फिर उसने चेतावनी दी कि वह शेपर्ड पर रिसर्च न करे क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोग खतरे में पड़ सकते हैं। इसके बाद विल बिचन के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है। तब बिचन ने कहा कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो इसे पूरा करना चाहिए। अगर यह प्रोग्राम वाकई इंसानों के खिलाफ कोई खतरनाक चीज है तो पूरी दुनिया को इसके बारे में जानने का हक है। इसके बाद विल एक जगह जाकर शेपर्ड में लॉगिन करता है और पासवर्ड डालने के बाद जो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। असल में शेपर्ड एक ट्रैकिंग टूल था जिसकी मदद से यूएस गवर्नमेंट अपने किसी भी सिटीजन्स को कैसे भी किसी भी वक्त कहीं भी ट्रैक कर सकती थी, जिसका मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। विल इसे टेस्ट करने के लिए उसका दोस्त हैश नाम डालकर सर्च करता है जिसको इमरजेंसी के लोग पकड़ कर ले गए थे। अब वो देखता है कि वहां हैश से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद है, यहाँ तक कि उसकी लाइव फुटेज भी दिख रही थी जहां एजेंट पीटरसन और वॉलिस हैश से पूछताछ कर रहे हैं और उसे टॉर्चर कर रहे हैं, जो सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उन्होंने हैश से कहा कि उसने गवर्नमेंट के एक बेहद इंपॉर्टेंट और सीक्रेट साइट में लॉगिन करने की कोशिश की है जो काफी संगीन जुर्म है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने हैश को विलियम नामक एक व्यक्ति से लैपटॉप लेते हुए देखा है। इसका मतलब है कि वे अब विल के बारे में भी सब कुछ जानते हैं। पहले उनके पास विल का सारा डेटा था, लेकिन बाद में उसने टॉर नेटवर्क का इस्तेमाल करके खुद को छिपा लिया। इसलिए एजेंट्स अब हैश से विल का एड्रेस पूछने लगे। लेकिन इतनी टॉर्चर के बाद भी हैश कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। अब यह सब देखने के बाद विल लैपटॉप बंद कर सीधे सोफिया के कैफे चला गया, मगर इस बार भी सोफिया उससे कोई बात नहीं करना चाहती। तब विल ने कैफे के अंदर मौजूद लोगों से कहना शुरू किया कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता अगर तुम्हें पता चले कि इन्हें से हर वक्त तुम पर नजर रख रही है, तुम्हारी सारी निजी जानकारी उनके पास है। ये सुनकर वहीं पर बैठा एक आदमी बोलता है कि हमें क्यों फिक्र होगी, हम कोई गैर कानूनी काम थोड़ी ना कर रहे हैं। तब विल ने उससे उसका नाम पूछा और साथ ही उससे पूछा कि पिछली रात वह क्या कर रहा था। उसने जवाब दिया, नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देख रहा था। इसके बाद विल सारी डिटेल्स शेपर्ड में डालता है। विल उसे मूवी के नाम के साथ साथ कितने टाइम तक देखा वह भी बता देता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद विल ने सबको शेपर्ड प्रोग्राम के बारे में बताया कि यह अमेरिका के किसी भी इंसान को आसानी से ट्रैक कर सकता है और उसके पास शेपर्ड का एक्सेस है। उसने यह भी बताया कि एनएसए और होमलैंड सिक्योरिटी ने रॉबर्ट नाम के एक निर्दोष आदमी को पकड़कर टॉर्चर किया है, यानी किसी भी इंसान को सिर्फ शक की बिना पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यह सब सुनकर सोफिया कहती है, तुम यहाँ ये बातें क्यों सुना रहे हो? तुम्हारी वजह से हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। तब विल ने कहा कि हैश अभी भी होमलैंड सिक्योरिटी की कैद में है। अगर उसे आजाद न किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। तब विल ने कहा कि वो बिचन के साथ मिलकर उनके सिस्टम को ब्रेक कर सकता है, लेकिन इसके लिए सोफिया को भी उनके साथ देना होगा। जब वो हैश को छुड़ा लाएंगे तब सोफिया उन्हें ड्राइव करके ले जाएगी। यह सब सुनने के बाद और हैश की हालत देखकर सोफिया उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। अब इसके बाद विल ने ऐसे कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स का सेटअप तैयार किया कि ऐसा लगे जैसे वह हैश और रॉबर्ट का प्रिजन ट्रांसफर करने आया है। खुद को जेल अधिकारी बनाकर वह होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिस में पहुंच गया और रिसेप्शनिस्ट को भी उसके फर्जी कागजातों पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रॉबर्ट अब इस जेल में नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो वह हैश को ले जा सकता है। असल में टॉर्चर सहन न कर पाने की वजह से रॉबर्ट पहले ही मर चुका था, मगर इस बात को एनएसए और होमलैंड सिक्योरिटी ने छिपा दिया क्योंकि अगर यह खबर बाहर जाती तो पूरे देश में बवाल मच जाता। आखिरकार उन्होंने हैश को विल के हवाले कर दिया। उसकी हालत बहुत बुरी थी और उसके चेहरे पर टॉर्चर के निशान साफ झलक रहे थे। उसे छुड़ाने के बाद विल उसे सोफिया की गाड़ी में बैठाकर जल्दी से वहां से निकल गया। उधर एजेंट पीटरसन और वॉलिस जब इंट्रोगेशन रूम में हैश नहीं दिखता तब दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। और रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ के बाद उन्हें पता चलता है कि कोई उन्हें चकमा देकर हैश को ले गया है।
इस बीच विल और बाकी लोग डिसिमेट के घर पहुंचते हैं। पहले तो डिसिमेट उन्हें अंदर नहीं आने देता, लेकिन जब वे हैश के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें अंदर आने देता है। विल को हैश को छुड़ाकर लाते देख डिसिमेट हैरान भी होता है और गुस्सा भी। वहां बिचन भी पहले से मौजूद थी। हैश की हालत इतनी खराब थी कि वह जमीन पर पड़ा हुआ था। तब विल ने डेसिमेट से कहा कि शेपर्ड प्रोग्राम को पब्लिकली रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि जनता की प्राइवेसी में दखल देना बिल्कुल गलत है। मगर डेसिमेट ने मना कर दिया और उसने कहा कि गवर्नमेंट एजेंसी से पंगा लेने का कोई फायदा नहीं। हमारी भलाई इसी में है कि हम इस बारे में बात ना करें और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन विल और बिचन उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। अब रात को सभी लोग वहीं सो गए। सुबह होते ही डेसिमेट ने सबको जगाकर बताया कि उनके घर के बाहर एनएसए के एजेंट्स खड़े हैं। असल में उसने खुद ही उनकी खबर एनएसए को दी थी और डेसिमेट शुरू से ही एनएसए के लिए काम कर रहा था। इसके बाद एनएसए के लोग आकर विल, हैश और सोफिया को पकड़कर ले जाते हैं। यह देख बिचन बहुत रोती है। तब डेसिमेट उसे समझाता है कि यह सब एक प्लान का हिस्सा है और विल को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस प्लान के बारे में वह कुछ नहीं बताता। इसके बाद अचानक गॉर्डन की एंट्री होती है, वही शख्स जिसकी वाइफ की लैपटॉप को हैक करने से पूरी कहानी शुरू हुई थी। गॉर्डन फोन पर किसी से बात करता है और विल से मिलने का दिन तय करता है। आखिरकार विल को पकड़ने के करीब 20 दिन बाद गॉर्डन उससे मिलता है। विल समझ जाता है कि यह सब पहले से प्लान किया हुआ था। असल में गॉर्डन ने उसे फंसाकर उसकी हैकिंग स्किल्स को आजमाना चाहता था। यही एनएसए का तरीका है, हैकर्स को पकड़ना, उन्हें टॉर्चर करना और जो टॉर्चर सहकर भी जिंदा रहते हैं उन्हें सरकार के लिए काम करने के लिए हायर करना। अब अधमरे हालत में भी गॉर्डन ने विल को ऑफर दिया कि अगर वह मान जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है और उनके साथ काम करके उसे एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। तब विल ने कहा, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को मार डाला। तब गॉर्डन ने कहा कि उसके दोस्त मरे नहीं हैं, बल्कि बस उनकी हालत थोड़ी खराब है। यानी हैश और सोफिया अभी भी जिंदा है। यह सुनने के बाद आखिरकार विल गॉर्डन और एनएसए के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।